हेलो होमो सेपियंस, कैसे हो? तो हमने पहले पढ़ चुके हैं जैवाणु। अब पढ़ेंगे आपके मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड क्या होते हैं। ठीक है, जो आपके क्या है जैवाणु है और मोनोसैकेराइड एक लगी इकाइयां होती है जो जैवाणु का प्रकार है, और डाइसैकेराइड मोनो एक लगी इकाइयां मिलके बहुलक इकाइयों का निर्माण करती है। किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और वो होती है आपके डाइसैकेराइड। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पिछले जो भी आपके क्वेश्चंस रहे हैं किसके उस टॉपिक से संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। आपका आंसर भी निश्चित रूप से दिया जाएगा। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं आसानी से। हम अपन जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे वो आपके बहुत अच्छे से जो आपके सामने दिखाई दे रहा है 3D डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि मोनोसैकेराइड इकाइयां और पॉलीसैकेराइड इकाइयां क्या होती है। ठीक है, सारी चीजें अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपके तो सबसे पहले जो आपका समरी है उससे शुरू करते हैं, फिर उसको डायग्राम के थ्रू देख लेंगे। सबसे पहला है ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज क्या होता है मैंने समझाया था, फिर भी वापस देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्लूकोज आपका होता है एक लग इकाई है। क्या एक लग इकाई किसकी है? ये क्या कार्बोहाइड्रेट है। क्या कार्बोहाइड्रेट। और क्या ये कार्बनिक अणु है। क्या कार्बनिक अणु। और क्या आपके जैव अणु। क्या है? जैव अणु। ठीक है, और क्या ये आपके सूक्ष्म अणु है। सूक्ष्म अणु है, सरल अणु है, और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। इस प्रकार से ये क्या आपके ग्लूकोज के बारे में विवरण है। अब ये क्या मोनोसैकेराइड, सैकेराइड का सारी चीजें आती है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो एकल कार्बोहाइड्रेट क्या है? एकल कार्बोहाइड्रेट सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट में से एक है। एकल का मतलब सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है अल्फा ग्लूकोज और एक होता है बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज ये फर्क है। जो पहला कार्बन है क्या है? पहला कार्बन उस पे जुड़ने वाला, जैसे ये कार्बन है उस पे जुड़ने वाला OH समूह एक में क्या होता है? नीचे होता है, ये होता है अल्फा, और दूसरे में क्या होता है? OH ऊपर होता है और H नीचे जुड़ा होता है। इस प्रकार से ये हो जाता है आपकी बीटा। अपन जब संरचना समझेंगे तब आपको आसानी से बताएंगे। दो अल्फा ग्लूकोज इकाइयां संगठित होकर माल्टोज बनाती है। अब देखो ये क्या कह रहा है? माल्टोज का निर्माण किससे होता है? माल्टोज क्या कह रहा है? माल्टोज आगे किससे बनती है? अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। दो अल्फा ग्लूकोज इकाइयां मिलकर किसका निर्माण करती है? माल्टोज का। ठीक है, ये भी है क्या? कार्बोहाइड्रेट है, जो कि है डाइसैकेराइड है, द्वितीयक इकाई। अब देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, मोनोसैकेराइड एक सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बोलिए इसमें क्या होती है? एक लगी इकाई शामिल होती है। जब अपन क्या करते हैं कोई भी भोजन को अंतर ग्रहण करते हैं तो ये भोजन कहां आता है? आपके आमाशय के अंदर, और यहाँ होती है आपकी कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं। और ये कोशिकाएं क्या करती है? उस खाने को कंज्यूम करके ग्लूकोज के रूप में कहां भेजती है? कोशिका द्रव्य के अंदर। तो वहां भेजती है एक लगी इकाई के रूप में, ग्लूकोज के रूप में। और जो होता है इस प्रकार की 6 कार्बन परमाणु हेक्सोसर्कल 6 कार्बन परमाणु होते हैं ग्लूकोज के अंदर। 1 2 3 4 5 6।
और 12 आते हैं आपके हाइड्रोजन परमाणु। तो 12 आपके हाइड्रोजन परमाणु, ये 2 2 4 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन परमाणु और 6 होते हैं आपके ऑक्सीजन। कितने? ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 और 6 क्या हो गए? कार्बन। हाइड्रोजन कितने होते हैं? 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12 हो गए हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6 ऑक्सीजन। ये आपका क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। और क्या है? हेक्सोज शर्करा है। हेक्सोज शर्करा इस प्रकार है। अब बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज क्या होता है? ये आपको क्या दिख रही है? सक्रिय संरचना। क्या है? सक्रिय संरचना, जिसमें कितने 6 कार्बन है? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। और ये आपका क्या? ऑक्सीजन। इस प्रकार से यहां से क्या सक्रिय संरचना का नाम। इसमें जो ये OH समूह है, ये क्या? ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। ये OH समूह और ये हाइड्रोजन। ये OH समूह क्या है? इस कार्बन से ऊपर रहेगा। कहां रहेगा? ऊपर। इसको बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? बीटा ग्लूकोज। और अगर यही जो आपका OH समूह है वो आपके यहां आ जाए, H और O समूह, और यहां सिर्फ H समूह बचे, ये कैसे होता है? तो ये OH समूह यहां बना था, ये होता है आपके सॉरी देखो इधर OH समूह ऊपर है, तो ये OH समूह ये क्या कहलाएगा? बीटा ग्लूकोज। क्या है? बीटा ग्लूकोज। अगर ये OH समूह यहां आ जाए तो ये क्या कहलाएगा? अल्फा ग्लूकोज। क्या कहलाएगा? इतना ही कहलाएगा। ठीक है। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। ये माल्टोज ने कह दिया कि अल्फा 2 अल्फा इकाइयां मिलकर किसका निर्माण करती है? माल्टोज। कैसे करेगी? देखो इधर यहां आपने क्या था? OH समूह, और इस साइड वाला पास क्या था? OH समूह। ठीक है। OH समूह में H2O निकल गया, ऑक्सीजन है इसके बीच। ये OH समूह, ये OH समूह। यहां से जल निकल गया H2O और पीछे क्या बच गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोनों से जुड़ा हुआ है। किससे? अल्फा ग्लूकोज ये है, ये अल्फा ग्लूकोज, और ये भी आपकी क्या? अल्फा ग्लूकोज। दोनों अल्फा ग्लूकोज किसका निर्माण करती है? माल्टोज का। किसका? माल्टोज। अब देखो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होने के लिए यकृत में ले जाई जाती है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कहां होता है? यकृत के अंदर संचित, और विपरीत परिस्थितियों में आपके क्या काम करता है? उसको भोजन देने का, शरीर भोजन देने का काम करता है। इस प्रकार से हमने क्या पढ़ लिया? एक मोनोसेकेराइड पढ़ लिया। अब आते हैं आपके सेल्यूलोज पे। क्या होती है सेल्यूलोज? देखते हैं। या आपके 3D डायग्राम के थ्रू हम अच्छे से समझेंगे सेल्यूलोज को। ठीक है। जो आपके इधर पीछे जो समझे थे हमने, पहले समझा था मोनोसेकेराइड। क्या समझा? मोनोसेकेराइड। उसमें था आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है। डाइसेकेराइड उसमें आ गया आपके माल्टोज। कौन आ गया? माल्टोज। अब अपन समझेंगे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में क्या होता है? केवल एक इकाई। इसमें अल्फा ग्लूकोज की 2 इकाई मिलकर माल्टोज बना रही है। अब पॉलीसेकेराइड में क्या होगा? बहुत सारी इकाइयां मिलकर क्या बनाएगी? सेल्यूलोज निर्माण। इसमें बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है। बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों से कौन बना होता है? आपके सेल्यूलोज। जिसमें आपके कार्बन क्या होता है? कार्बन का OH समूह ऊपर रहता है, S समूह नीचे रहता है। फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ऑक्सीजन से जुड़ा यहाँ CH2OH, और यहाँ होता है आपके OH H। इस प्रकार से जो ये है बीटा ग्लूकोज, ये बीटा ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयां मिलकर किससे किसका निर्माण करती है? सेल्यूलोज का। जल में अघुलनशील होता है, जल के अंदर घुलता नहीं है सेल्यूलोज। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। जल के अंदर नहीं होती। इसके अणु में 800 से 3000 ग्लूकोज इकाइयां शामिल है। 1800 से 3000 ग्लूकोज इकाई। ये मैं अपनी मोनोसेकेराइड में केवल एक ग्लूकोज इकाई की बात कर रहा था, और यहाँ कितनी होती? बहुत सारी। 1800 से 3000 ग्लूकोज इकाइयां इस प्रकार से आपकी बंधन के रूप बन गई। किसका निर्माण करती है? सेल्यूलोज। अब इसकी संरचना देख लेते हैं। जो पादप है, पादप की कोशिका भित्ति, सबसे बाहरी भित्ति किसकी बनी होती है? आपके सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। जो आपको दिख रही है वो होता है आपके सेल्यूलोज। अब ये देखो आपको कोशिका दिख रही है, कोशिका के बाहर ये आपकी परत दिख रही है, ये आपकी किसकी है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की।
सेल्यूलोज कोशिका भित्ति का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक है। कोशिका भित्ति को बनाने वाला जो किसकी पादप कोशिकाओं की क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, सबसे बाहरी परत जो क्या करती है, रक्षा करती है बाहर के एनवायरनमेंट से, सारी चीजों से। वो आपकी क्या है, सेल्यूलोज की संरचना का निर्माण कोशिका, पादप कोशिका का। उसके अलावा सेल्यूलोज आपके जो कपड़े होते हैं उनकी जो भित्ति होती है उनमें भी क्या पाया जाता है, आपके लाइनिन नाम का, इस प्रकार से आपके क्या होता है, सेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है। अब देखो सेल्यूलोज जल में घुलनशील है या जल के अंदर सेल्यूलोज घुलनशील है, जल में नहीं घुलता है, तभी आपके कपड़े सही जैसे कपड़े वैसे रह पाते, जल के अंदर घुल गए तो गए काम से। लेकिन एक जो सेल्यूलोज का कार्बनिक विलायक है उसके अंदर ये भी क्या है, कार्बनिक विलायकों में भी नहीं घुलता है। अब देखो जो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, क्या नाम है इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, सेल्यूलोज क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के अमोनियम युक्त विलयन में घुलनशील है। क्यूप्रिक ऑक्साइड का CuHO OH, तो ये आपका क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, इसके अमोनियम NH3 विलयन के अंदर क्या है, इसके अंदर ये सेल्यूलोज आपका क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो कपड़ों को इस विलयन के अंदर डाला तो कपड़े विलयित हो जाएंगे, धुल जाएंगे। सेल्यूलोज अम्लीकरण द्वारा पुनः अवशोषित किया जा सकता है। अम्लीकरण एसिडिटी की मात्रा ज्यादा करके आगे क्या पुनः अवशोषित, पुनः प्राप्त किया जा सकता है लैब के अंदर। एक आता है स्विट्जर अभिकर्मक, स्विट्जर सेल्यूलोज अभिकर्मक पुनः प्राप्त किया जा सकता है। सेल्यूलोज की प्रति अणु में 18 से 3000 ग्लूकोज की इकाइयां होती है, 18 से 3000 ग्लूकोज इकाइयां आपके सेल्यूलोज का निर्माण करती है। इस प्रकार से अपने क्या होता है, सेल्यूलोज आपका खत्म होता है, ठीक है। और पादप कोशिकाओं का ये क्या है, बहुत प्रमुख घटक है, ये आप पादप कोशिकाएं दिख रही है। तो हमने समझा था एक पहले मोनोसैकेराइड, फिर डाइसैकेराइड, फिर पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के उदाहरण थे आपके ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड के एग्जांपल थे माल्टोज, और इसके बाद आ जाता है अपन पॉलीसैकेराइड जिसमें आपका क्या सेल्यूलोज जो कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार के ये क्या थे, कार्बोहाइड्रेट के जो आपके जैव अणु थे, कार्बोहाइड्रेट से निर्मित जैव अणु जिसके अंदर एक लगे इकाइयां, बहुलक इकाइयां और द्विलक इकाइयां पाई जाती है।